का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत की सारड़ा प्रक्रिया। इसी को हम सारना चतुष्टय के नाम से भी जानते हैं या फिर श्रुति निदर्शन भी इसी को कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर श्रुति निदर्शन पूछ लेता है तो इसका मतलब यही होता है कि ये हमें भरत की सारना चतुष्टय या फिर प्रक्रिया के बारे में बताना है। तो क्या होती है भरत की सारना चतुष्टय या फिर प्रक्रिया, तो आइए समझते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये किसे कहते हैं या फिर भरत जी ने क्या बताया है इसके बारे में, तो आइए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि भरत जी ने बताया है कि, आप सोच रहे होंगे इससे क्वेश्चन कैसे, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इससे क्वेश्चन, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि भरत ने सारना प्रक्रिया के लिए कौन सी दो क्रियाएं की, या वाद्यों पर जो दो क्रियाएं होती हैं वो कौन सी थी, तो उत्कर्ष और अपकर्ष दो क्रियाएं होती थी। इन्हें सिद्ध करने के लिए भरत जी ने कौन सी दो बीड़ाओं को लिया, तो दो बीड़ाएं भी ली थी इन्होंने, उनका भी नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये प्रक्रिया कितने भागों में वर्गीकृत है, तो आइए समझते हैं आगे इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भरत जी ने बताया है कि क्या बताया है, आइए जानते हैं। भरत जी ने बताया है कि, क्या बताया है कि 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए, 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए जिस संवाद प्रक्रिया का, क्या, तो जिस संवाद प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सारड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया कि सारना क्या है, तो उसे सारड़ा कहते हैं। यानी कि जो हमारी संगीत में 22 श्रुतियां होती हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया, जो तकनीक अपनाई, उसे उन्होंने क्या कहा है, तो उसे भरत जी ने सारना कहा है। आगे जानेंगे कि जो हमारी सारना है इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि सारना का अर्थ है, ये को बेसिक से ही समझेंगे कि क्या है सारना, सारना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है बदलना या फिर परिवर्तन, बदलना या परिवर्तन। यानी कि जो हम चेंज करेंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे, वो हमारी क्या है, तो सारना का अर्थ होता है। पॉइंट करके लिखेंगे कि जो हमारी सारना है इस प्रक्रिया में, यह जो ये प्रक्रिया है वो कहाँ की जाती है, या फिर इसका प्रयोग है जो वो कहाँ पर होता है। तो सारना का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग जो है वो तंत्री वाद्यों पर किया जाता है। कैसे वाद्यों पर, तो इसका प्रयोग तंत्री वाद्यों पर किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सारना प्रक्रिया, सारना प्रक्रिया कैसे वाद्यों पर की जाती है, तो तंत्री वाद्यों पर की जाती है। कैसे वाद्यों पर, तंत्री वाद्यों पर ही की जाती है। तो हमने 3 पॉइंट को समझा कि 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया उसे उन्होंने सारना कहा है। सारना का अर्थ क्या है, तो बदलना या
परिवर्तन और जो सारना प्रक्रिया है ये कैसे वाद्यों पर, तो तंत्री वाद्यों पर की जाती है। ये अच्छे से ब्लैक हाईलाइट कर लेना ब्लैक पेन से, कैसे वाद्यों पर होती है, तो ये प्रक्रिया तंत्री वाद्यों पर होती है। आगे लिखेंगे कि तंत्री वाद्यों पर कौन सी, मैंने आपको बताया कि 2 क्रियाएं होती हैं सारना में, तो वो कौन सी हैं, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि तंत्री वाद्यों पर 2 क्रियाएं होती हैं। तंत्री वाद्यों पर कितनी क्रियाएं होती हैं, तो 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 क्रियाएं, तो नंबर 1 उत्कर्ष और नंबर 2 तो अपकर्ष। अब आप समझ रहे होंगे उत्कर्ष अपकर्ष क्या है। तो उत्कर्ष का अर्थ होता है चढ़ना और अपकर्ष यानी कि उतरना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उत्कर्ष का अर्थ है चढ़ना उत्कर्ष का अर्थ क्या है, उत्कर्ष यानी कि चढ़ना और अपकर्ष यानी कि उतरना। कॉमा करके लिख लीजिए, अपकर्ष यानी उतरना। दिखाई दे रहा है, अपकर्ष यानी कि उतरना। तो ये हमारा अपकर्ष का अर्थ है और ये उत्कर्ष का अर्थ है चढ़ना। तो हमने इसमें क्या जाना कि जो हमारी सारना प्रक्रिया है तंत्री वाद्यों पर ही होती है, वो भी कितनी क्रियाओं, यानी कि 2 क्रियाओं के साथ, यानी कि उतरना और चढ़ना। तो इतना नोट कर लीजिए। आइए आगे लिखते हैं इसमें कि जो हमारे भरत जी थे, इन्होंने सारना का उद्देश्य क्या माना। तो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन पॉइंट वाइज की वजह से मैं दोबारा रिपीट करूंगी इस पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन में ये पुटअप होता है कि सारना का उद्देश्य या अर्थ क्या था। तो यहाँ लिखेंगे कि सारना का उद्देश्य है सारना का उद्देश्य है कि 22 श्रुतियों को सिद्ध करना। तो सारना का उद्देश्य क्या है कि 22 श्रुतियों को सिद्ध करना। ठीक है, आगे जानेंगे कि जो भरत ने सारना प्रक्रिया की है इसमें कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे कि भरत ने सारना प्रक्रिया के लिए भरत जी ने सारना प्रक्रिया के लिए कितनी बीड़ाओं को लिया, तो 2 बीड़ाओं को लिया है। वो वीणाएं कौन कौन सी हैं, तो आइए जानते हैं, जिनका नाम है ध्रुव बीड़ा और ध्रुव बीड़ा और अध्रुव बीड़ा। या फिर इनका अन्य नाम भी है, तो पहले वही लिख लीजिए जो दिखाया जाता है इस टॉपिक में।
चल बीड़ा या फिर अचल बीड़ा, जिनका नाम है चल बीड़ा या अचल बीड़ा। तो भरत जी ने सारना प्रक्रिया के लिए कौन सी दो बीड़ाओं को लिया है? तो चल बीड़ा और अचल बीड़ा, यानी कि दो बीड़ाओं को लिया। वो कौन कौन सी? चल और अचल। चल अचल को ही इन्होंने अन्य नाम भी दिया है। तो चल बीड़ा को ध्रुव बीड़ा भी चल बीड़ा को अध्रुव बीड़ा और अचल बीड़ा को हम ध्रुव बीड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि चल बीड़ा को चल बीड़ा को अध्रुव बीड़ा भी कहते हैं। चल बीड़ा को अध्रुव बीड़ा भी कहते हैं और अचल बीड़ा को ध्रुव बीड़ा भी कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि भरत जी ने दो बीड़ाएं ली, उन्हें चल बीड़ा अचल बीड़ा नाम दिया, और इन बीड़ाओं का अन्य नाम क्या था? तो चल बीड़ा को इन्होंने अध्रुव बीड़ा और अचल बीड़ा को इन्होंने ध्रुव बीड़ा कहा है। और जो हमारी दोनों बीड़ाएं थी, इनमें क्या था? समान था। तो इनमें दोनों बीड़ाओं में उन्होंने तारता को एक समान रखा। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों बीड़ाओं में भरत जी ने दोनों बीड़ाओं में तारता को एक समान रखा है। तारता को एक समान रखा है, यानी कि जो हमारी दोनों बीड़ाएं ली इन्होंने, इसमें इन्होंने जो तारता होती है उसको इन्होंने एक समान ही रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो तारता है वो क्या है? तो आप याद कीजिए कि मैं आपको तारता जो टॉपिक था मैं उसको आप पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने तारता आपको क्या बताया था? थोड़ा रिवाइज कीजिए माइंड में, याद कर पा रहे होंगे। तो तारता क्या थी? जो हमारी नाद का ऊंचा नीचापन होता है उसी को हम तारता कहते हैं। यानी कि जो तारता थी वो किस पर निर्भर करती थी? तो ये हमारी प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या फिर आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऊंचा नीचापन यानी कि जैसे कि हमारी आंदोलन संख्या जो कंपन होता है वो जितना कम होगा नाद उतना नीचा, और आंदोलन संख्या जितनी ऊंची होगी नाद उतना ऊंचा होगा। तो ये मैंने आपको तारता में पढ़ाया था, इतना नोट करेंगे फिर हम आगे समझेंगे। दिखाई दे रहा होगा कि तारता को एक समान रखा है। ठीक है, इतना नोट कर लिया। तो जानेंगे कि इन्होंने जो दो बीड़ाएं ली, चल और अचल बीड़ा, इनमें इन्होंने तारता को एक समान रखा और इन बीड़ाओं को मिलाया किस स्वर में? तो आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों बीड़ाओं को भरत जी ने किस में मिलाया? तो षडज स्वर में मिलाया। षडज स्वर यानी कि सा, ठीक है, षडज स्वर में मिलाया। तो भरत जी ने दोनों बीड़ाओं को किस स्वर में मिलाया? तो षडज स्वर में
मिलाया। तो ये जानेंगे कि जब भरत जी ने सारना प्रक्रिया की थी तो उस समय क्या था, तो केवल षडज ग्राम की सत्ता थी, यानी कि जो मध्यम ग्राम था वो षडज ग्राम से उत्पन्न हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे कि इसको कि उस समय केवल षडज ग्राम की सत्ता थी। सत्ता यानी कि उस समय केवल षडज ग्राम ही हमारा मूल रूप से चल रहा था। सत्ता थी। मध्यम ग्राम कॉमा करके लिख लीजिएगा कि मध्यम ग्राम जो है मध्यम ग्राम है, जो मध्यम ग्राम, ये जो हटा दीजिए, वन मेरा सेंटेंस, मध्यम ग्राम षडज ग्राम से, कौन से ग्राम से, तो षडज ग्राम से उत्पन्न हुआ है। यानी कि जो हमारा उत्पत्ति में था वो कौन सा ही ग्राम था, तो केवल भरत जी ने जब सारना प्रक्रिया की तो उस समय केवल षडज ग्राम ही था। आगे लिखेंगे कि जो भरत ने सारना प्रक्रिया की है वो 4 चरणों में की है। तो यहां लिखेंगे कि भरत जी ने सारना प्रक्रिया कितने चरणों में की है, तो 4 चरणों में की है। यानी कि जो इन्होंने 4 चरण बताए हैं वो किस आधार पर हैं या फिर कैसे हैं, आइए जानते हैं कि 4 चरणों में जो इन्होंने अपनी सारना प्रक्रिया की तो समझते हैं। और जो मैंने आपको ये लिखाया है ना कि भरत जी ने जो हमारा षडज ग्राम की सत्ता थी, मध्यम ग्राम जो है षडज ग्राम से उत्पन्न हुआ है, जिसकी सिद्धि जो है भरत ने सारना प्रक्रिया में की है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जिसकी सिद्धि भरत की किसमें हुई है, तो प्रथम सारना में प्राप्त होती है। प्रथम सारना में की है। तो जो भरत जी ने सारना प्रक्रिया की है वो कितने चरणों में की है, तो वो उन्होंने 4 चरणों में की है। तो यहाँ लिखेंगे कि भरत जी ने सारना प्रक्रिया या सारना चतुष्टय की क्रिया चार चरणों में की है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम भरत की जो सारना प्रक्रिया है उसके 4 चरण को समझेंगे कि इन्होंने प्रथम सारना में क्या किया, द्वितीय सारना में क्या किया, तृतीय सारना और चतुर्थ सारना में इन्होंने क्या किया। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रथम सारना को समझेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम सारना प्रक्रिया। प्रथम सारना प्रक्रिया। तो प्रथम सारना में क्या हुआ कि इस सारना में मैं आपको बता चुकी हूं कि इस सारना में मध्यम ग्राम की सिद्धि हुई। पॉइंट करके लिख लीजिए कि मध्यम ग्राम की सिद्धि हुई। यानी कि हमें
प्रथम सारना में सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें प्रथम सारना में मध्यम ग्राम की प्राप्ति हुई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस सारना में जो है प्रमाण श्रुति की प्राप्ति होती है। इसमें प्रमाण श्रुति की प्राप्ति हुई। जो कि हमें कैसे प्राप्त हुई है, तो षडज ग्राम के षडज ग्राम के पंचम स्वर को हमने जो है 17वीं श्रुति से 17वीं श्रुति से हमने क्या किया, तो एक श्रुति अपकर्ष यानी कि उतार कर, मैं आपको बता चुकी हूं। अपकर्ष का अर्थ यानी कि उतरना, अपकर्ष करके क्या किया, तो इन्होंने 16वीं श्रुति पर रख कर मिली है। तो बताइए हमने क्या किया इसमें प्रथम सारना में, इन्होंने पहले तो इन्हें मध्यम ग्राम की प्राप्ति हुई है। वो कैसे हुई है, तो जो हमारा षडज ग्राम है उसमें जो हमारा पंचम स्वर है यानी कि पा, वो हमारा 17वीं श्रुति पर है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि उस पंचम स्वर को इन्होंने एक श्रुति अपकर्ष यानी कि उतार दिया और उसको 16वीं श्रुति पर रख दिया, जिससे कि इन्हें प्रमाण श्रुति प्राप्त या मध्यम ग्राम की प्राप्ति हुई है। क्योंकि मैंने जब आपको ग्राम पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि 2 ग्राम बताए भरत जी ने, षडज और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम में क्या था, तो उसमें हमारा जो था षडज ग्राम में सा 17वीं भी था और मध्यम ग्राम में सा 16वीं भी था। यानी कि उसका जो श्रुति संवाद था वो श्रुति क्रम क्या था षडज ग्राम का, तो 4-3-2 4-4-3-2, और मध्यम ग्राम में क्या था, तो 4-3-2 4-3-4-2। उसमें इन्होंने पंचम को जो है 3 श्रुतिक बना दिया मध्यम ग्राम में, और धैवत को इन्होंने 4 श्रुतिक कर दिया था। तो आइए दूसरी सारना प्रक्रिया को समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि द्वितीय सारना प्रक्रिया। तो द्वितीय सारना में इन्होंने क्या किया है, तो द्वितीय सारना में इन्होंने द्रो श्रुति वाले स्वर जो होते हैं हमारी, यानी कि गंधार और निषाद स्वर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 श्रुति वाले गा यानी कि गंधार और निषाद स्वर, गंधार और निषाद किसे कहते हैं, तो ग कौमा नी को गंधार और निषाद कहते हैं। ग और निषाद स्वर प्राप्त हुए। और क्या होता है, तो इसमें जो है हमारे ये जो स्वर हैं वो जो हमारा मतलब चल बीड़ा है, तो ये स्वर गनी किसमें लीन हो जाते हैं इस वाली सारना में, तो ये रेधा स्वर में लीन हो जाते हैं। तो इतना नोट करेंगे कि द्वितीय सारना में जो हमें 2 श्रुति वाले गंधार और निषाद स्वर की प्राप्ति होती है। तृतीय सारना को समझेंगे।
तो तृतीय सारणा हमारी क्या कहती है? तो हेडिंग डालेंगे कि तृतीय सारणा प्रक्रिया या फिर तृतीय सारणा। तो क्या है हमारी तृतीय सारणा प्रक्रिया? तो इसमें हमें 3 श्रुति वाले स्वर प्राप्त होते हैं। तो इस सारणा में यानी कौन कौन से हैं 3 श्रुतिक स्वर? तो ऋषभ और धैवत। ऋषभ और धैवत, ऋषभ धैवत यानी कि रेधा स्वर। ऋषभ और धैवत स्वर हमें प्राप्त होते हैं। इसमें हमें रेधा स्वर प्राप्त होते हैं और जो हमारे रेधा स्वर हैं वो अचल बीड़ा के सापा स्वर में लीन हो जाते हैं। रेधा स्वर रेधा स्वर अचल बीड़ा के सापा स्वर में लीन हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे रेधा स्वर हैं तो वो कौन से बीड़ा के हैं? यानी कि रेधा स्वर हमारे चल बीड़ा के हैं। नंबर 4 डालेंगे कि चतुर्थ सारणा प्रक्रिया क्या है? तो हमारी चतुर्थ सारणा क्या है? इसमें हमें क्या होता है? तो इसमें हमें सा मा पा जो स्वर होते हैं ये हमारे होते हैं अचल बीड़ा के निगा में स्वर में मिल जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि इस सारणा में चल बीड़ा के स्वर सा मा पा अचल बीड़ा के नी ग मा स्वर में लीन हो जाते हैं। नी ग मा स्वर में लीन या मिल जाते हैं, स्वर में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें इस वाली सारणा में हमें कुल 12 श्रुति प्राप्त होती हैं। इसमें कुल 12 श्रुति प्राप्त होती हैं। अब 12 श्रुति आप समझ रहे होंगे कि इसमें मैंने 12 श्रुति कैसे बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि समापा जो स्वर हैं वो हमारे 4 श्रुतिक स्वर होते हैं। तो अगर हम इनको समझेंगे, ऐड करेंगे 4 4 4 को तो ये 12 हो जाएंगे। जैसे कि हमारी तृतीय सारणा में जो है हमें 6 यानी कि रेधा स्वर हमारे 3 3 श्रुति हैं तो हमें इसमें 6 श्रुति प्राप्त होती हैं। और हमें द्वितीय सारणा में हमें गानी स्वर यानी कि वो 2 श्रुतिक थे तो उसमें हमें कितनी यानी कि 4 श्रुति मिलती हैं। तो आज हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे भरत की सारणा प्रक्रिया जो है वो क्या है। इतना नोट कर लिया हो तो मैं लास्ट पॉइंट लिखाना चाहूंगी कि जो हमारी भरत की सारणा प्रक्रिया है इसी को हम सारणा चतुष्टयी या फिर श्रुति निदर्शन भी कहते हैं। तो इसे
नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि भारत की सारना प्रक्रिया को भारत की सारना प्रक्रिया को भारत की सारना प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो सारना चतुष्टयी। सारना चतुष्टयी या दूसरा नाम क्या है, तो श्रुति निदर्शन। ये नाम आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मतलब ये बहुत ही कम बताते हैं कि श्रुति निदर्शन प्रक्रिया जो है वो क्या है, तो श्रुति निदर्शन प्रणाली। तो एक नाम हमारा क्या है, श्रुति निदर्शन प्रणाली, और दूसरा क्या है, तो सारना चतुष्टयी। भारत की सारना प्रक्रिया को सारना चतुष्टयी या श्रुति निदर्शन प्रणाली भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इसमें हमने अच्छे से समझा है कि सारना प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, जो 2 बीड़ाएं हैं वो कौन सी 2 बीड़ाएं को लिया उन्होंने, और इसमें कितनी क्रियाएं होती हैं बीड़ाओं पे, तो 2 अपकर्ष और उत्कर्ष। और जो हमारी ये 2 क्रियाएं हैं वो हमारी किन वाद्यों पर होती हैं, तो वो हमारी तंत्री वाद्यों पर की जाती हैं। और जो हमारी सारना प्रक्रिया भी है वो तंत्री वाद्यों पर ही होती है। और इसका अर्थ क्या है सारना का, तो बदलना या परिवर्तन। इसका अर्थ भी बता दिया मैंने। आपका उद्देश्य क्या था, तो 22 श्रुतियों को सिद्ध करना भरत जी की सारना चतुष्टयी का उद्देश्य था। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।